हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द री इमर्जिंग ऑफ इन्फेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल जो है डॉक्टर एम ए वर्गेस के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं और उन्होंने कई सारे रिसर्च किए हैं जो इन्फेक्शंस के रिलेटेड। और मेनली जो ये आर्टिकल है आपको फोकस करेगा को रिसेंट पास्ट लास्ट 50 ईयर्स में कई तरह के इन्फेक्शंस दोबारा से री इमर्ज हो गए हैं, जो कि पहले उनको कंट्रोल कर दिया गया था या फिर कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया था। तो इस बार वो इन्फेक्शंस अभी दोबारा से आ गए हैं और विथ मोर स्ट्रेंथ। तो मेनली ये फोकस करेगा आर्टिकल कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना, ताकि जो इन्फेक्शंस अभी डेवलप हो रहे हैं उनके पास कई सारे चेंजेस, आरएनए स्ट्रक्चर्स चेंजेस हैं और उनका जो डीएनए है वो भी चेंज हो गया है। और उनका जो स्पाइक प्रोटीन्स आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के, वो किस तरह से नए नए वेरिएंट्स के साथ वो डेवलप होकर हमारे ह्यूमन बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए इन्होंने अच्छे से आर्टिकल को पब्लिश किया है। तो वन बाय वन हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले हम माइक्रोबियल के बारे में डिस्कस करेंगे और जो लास्ट 50 ईयर्स में जो जीका वायरस है, इबोला वायरस है, जो एक चिकनगुनिया है, सारा कुछ वन बाय वन मैं आपको बताता चलूँगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद हम हमारा आर्टिकल को शुरू कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आप अभी देखा कि हमारे जो वेरोनिका जी एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशनल काउंसलिंग दी जाएगी। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहली बात, जो हमारे ऑथर हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने अपने आर्टिकल में माइक्रोबियल इन्फेक्शन के बारे में बताया है कि किस तरह से इवन दो आवर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, आवर हेल्थ सेक्टर एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इम्प्रूव्ड और कई सारे ऐसे पोटेंशियल सोर्स भी इम्प्रूव कर दिए गए हैं, बट इवन दो इन दिस सिनारियो में भी आपको री इमर्जिंग ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि बेसिकली डेफिनेशन क्या है री इमर्जिंग का, कि पहले जो है आप इस बीमारी को कंट्रोल कर चुके होंगे या उसको एराडिकेट कर चुके होंगे कम्प्लीटली, बट उसके बाद फिर री इमर्ज होना एक वेरी डेंजरस बात है। ओके, तो लेक्चर से बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। तो री इमर्जिंग तो आप देख ही रहे होंगे, हमारे स्लाइड में डेफिनेशन है। और एपिडेमिक का जो डेफिनेशन है, इट्स नथिंग बट इट्स ए रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसीज दोस्तों। ओके, सो इट्स ए रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसीज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनका जो इन्फेक्शन रहेगा वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, नॉट लाइक ए कोरोना वायरस। वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रहेगा, वो ज़्यादातर स्प्रेड भी नहीं हो पाएगा आपको। और पैंडमिक की बात करें तो पैंडमिक इज़ नथिंग बट इट विच स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट। ओके, सो आपने देखा होगा हमारे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में बहुत एपिडेमिक्स और पैंडमिक्स दोनों भी आपको देखने को मिले हैं, जिसके ज़रिए से जो है कई मिलियंस ऑफ पीपल, ह्यूमन बींग्स की मौत हो चुकी है। तो स्वाइन फ्लू हो गया और कई सारे एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। ब्लैक डेथ, जो कि बुबॉनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, स्मॉल पॉक्स है, कलरा है, HIV इन्फेक्शंस हैं, राइट। तो ये सारा कुछ एग्जांपल्स है। तो इस आर्टिकल में इन्होंने लास्ट 50 ईयर्स के जो मोर देन 40 इन्फेक्शन एमर्ज हो गए हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से एनिमल्स के ज़रिए से हम लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है, बिकॉज द एनिमल्स आर द मेजर कैरिंग ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि आप इमेज भी देख पा रहे हैं, किस तरह से ह्यूमन बीइंग अगर कांटेक्ट में आता है कोई म्यूनसिपल सीवेज से या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म से, राइट, और या फिर कोई लाइफ स्टॉक या पिग्स ले लीजिए, आप बैट्स ले लीजिए, तो वहाँ से भी आपको एनिमल वेस्ट ले लीजिए, जो भी एक्सक्रीटा रहता है, रैट का एक्सक्रीटा या फिर कैट का ले लीजिए, आप बैट्स का ले लीजिए, तो सारा जो एक्सक्रीटा अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर मिक्स हो जाता है, इट विल कम इट द ह्यूमन बीइंग कंज्यूम थ्रू फूड्स, तो उनके जो इन्फेक्शियस है वो भी आपको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के डिसीज़ को हम जूनोटिक डिसीज़ भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डायरेक्टली एक डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है SSC बैंकिंग एग्जाम में। सो द डिसीज़ विच आर कैरिड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग आर नोन एज जूनोटिक डिसीज़। ओके, उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होकर हैं।
सो लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया आपको, माइग्रेशंस, कई सारे माइग्रेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़, इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया, और पावर्टी वॉर्स आपको कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस तरह से देखने को मिलेगा, पावर्टी वार्स लड़े जाते हैं। और इकोसिस्टम जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अभी, और जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो जिस तरह से चेंजेस कर रहे हैं हम उनके हैबिटेट में, तो अगर हम उनके हैबिटेट में जाकर गड़बड़ी करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल एंटर इनटू द इन अवर ह्यूमन बींग्स। और छठवां जो रीज़न इन्होंने बताया, जो ह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग को एक्सपैंड करने के लिए, किस तरह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो अपने फार्मिंग को रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो तरह तरह के जंगल्स को ये लोग काट रहे हैं, और वहाँ से जो ऑर्गेनिजम्स है वो दे आर एंटरिंग इनटू द ह्यूमन बीइंग। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट वन बाय वन कि किस तरह से हम वन बाय वन जो डिसीज़ री एमर्ज होते आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनको ओरिजिन क्या था और किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। तो पहला रहा है हेपेटाइटिस सी। ये लास्ट 50 ईयर्स का डेटा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है। पहले से अगर कंपेयर करें तो किस तरह से री इमर्ज होना शुरू हो चुके हैं। तो पहले जो वायरस इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1988 में बाय डॉक्टर ऑल्टर एंड डॉक्टर ह्यूगटन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी है। और ये वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है, बाय ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। ओके, और इंट्रावेनस ड्रग और पुअर हेल्थ प्रैक्टिसेस को लेकर, और अब तक जो है अबाउट 2.5 ओल्ड पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। सो 2.5% इज़ ए मेजर चंक, ऐसा नहीं कि आप इसे ऐसे ही निगलेक्ट कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो प्रिवेलेंस है वो आपको सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ मैं, ताकि किस तरह से वायरस दिखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया H5N1 एंड H1N1 इन्फ्लुएंजा। दोस्तों ये आपको बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अभी रिसेंटली 2020 में भी आपको कई सारे केसेस देखने को मिलेंगे, बट पहले जो ओरिजिनेट हुआ था उसका ओरिजिनेशन ईयर है 1997। ओके, तो इसमें क्या है, डायरेक्टली ये ह्यूमन बीइंग को अटैक नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो पोल्ट्री फार्म के लिए वायरस बना हुआ है, जितने भी चिकन्स हैं, डक्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इन्फेक्ट होते हैं। जब कोई भी इंसान उनके कांटेक्ट में आता है, उनके एक्सक्रीटिया से कांटेक्ट में आता है, या फिर उनके ब्रीथिंग में कोई कांटेक्ट आता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा चिकन शॉप्स में किस तरह से क्लोजली दे विल ऑपरेट दिस चिकन्स, राइट, तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होने का चांसेस है। और ह्यूमन की बात करें तो इसमें 50% मोर्टेलिटी भी देखी गई है दोस्तों। ओके, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जैसे मैंने आपको बताया वेरी रेयर है। सो ऐसा नहीं कि आपको किसी ह्यूमन को आ गया तो जैसा अभी कोरोना फैल रहा है उसके कॉफिंग से, उसके ब्रीथ से ऐसा ट्रांसमिट नहीं होता है, बट जब आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे पोल्ट्री फार्म से। और ये ज़्यादातर आपको कई सारे कंट्रीज़ में पाया गया है जो एंडेमिक भी माना गया है, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, सो वहाँ पे एंडेमिक पाया गया है। अभी जो मेक्सिको में 2009 में जो ज़्यादातर पहले तो साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में देखे गए थे, बट यहाँ ये डिसीज़ जो है यूएसए में भी पाई गई है। पहली बार 2009 में इसको पाया गया था कनाडा, और WHO ने इसको पैंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया था 2009 में। ओके, उसके बाद कई सारे वेरियस जो है वैक्सीन्स को डेवलप किया गया है, बट इवन दो नाउ रिसेंटली मेनी केसेस हैव बीन डेवलप इन इंडिया आल्सो। गुजरात अगर आप देखें, केरला, राजस्थान, वहाँ पे भी कई सारे पोल्ट्री फार्म्स को बैन भी कर दिया गया था। ओके, तो और नेक्स्ट उनका जो वायरस जब री इमर्ज हुआ था तो उसको उसके वायरस में कई सारे जेनेटिक मटेरियल के चेंजेस भी हुए थे दोस्तों, तो इसकी वजह से आपको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होना शुरू हो चुका था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसका इमर्जिंग ओरिजिनेटेड एरिया, आप जो ईयर है वो याद कर लीजिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वायरस इज सार्स एंड मर्स। ये तो आप सभी को पता है इमेज देखते ही आपने गेस कर दिया होगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सार्स कोविड-19 2 के नाम से आज जाना जाता है। तो एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि आज जो इन्फेक्शन हुआ है एक री इमर्ज हो गया है ऑलरेडी। ओके, ये नया वायरस कुछ भी नहीं है हमारे लिए, पुराना वायरस ही है। बिकॉज 2002 में यूनान प्रोविंस में चाइना में इसको पाया गया था, और जब भी 8000 लोगों को इन्फेक्ट किया गया था, और 30 कंट्रीज़ तक, ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ तक इसका स्प्रेड हम लोगों को देखने को मिला है। ओके, और ये जो फैला है बेसिकली बैट्स के ज़रिए से फैला है, और अभी जो कोरोना वायरस जो फैला है आई थिंक पैंगोलिन के वजह से, राइट। तभी प्रॉपरली प्रूफ कर नहीं पाए हैं साइंटिस्ट लोग कि किस तरह से ये वायरस फैल रहा है। बट एनी हाउ, जब 2002 में ये पैंडमिक आया था तब सिर्फ दो साल में इसको कंट्रोल कर लिया गया था। इतना ज़्यादा इफेक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। बट 2019 की अगर बात करें
द बिगेस्ट कोरोना वायरस जो स्ट्रेन चेंज कर दिया, अपना अपना प्रोटीन चेंज कर दिया, और होस्ट को भी चेंज कर दिया। पहले बैट्स के ज़रिए से आ रहा था, अभी पैंगोलिन के ज़रिए से आ रहा है, तो री इमर्ज हो गया है। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि दुनिया में तहस नहस मचा रखा है ये रिगार्डिंग इकोनॉमी को लेकर, इंडस्ट्रीज़ को लेकर, राइट। तो इसका नाम जो है सार्स कोविड-19 रखा गया है। और नेक्स्ट अगर ME/RS की अगर बात करें, ये मिडिल ईस्ट का रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है दोस्तों। ये ज़्यादातर आपको अरेबियन पेनिनसुला में मिलेगा। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, ओके। जो जो भी बैट्स हैं वो कैमल के कांटेक्ट में आते हैं, उसके बाद जो कैमल के प्रोडक्ट, चाहे मीट हो चाहे उनका मिल्क हो, तो कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ से आपको डिसीज़ फैलने की शुरू हो चुकी थी। और इसका जो अरेबियन पेनिनसुला में ज़्यादातर इसको इम्पैक्ट मिला है, और 35% इसकी मोर्टालिटी मानी जाती है, नॉट लाइक सार्स, ओके। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट विल बी द HIV इन्फेक्शन। That is also very important because the HIV infection is originated in from chimpanzee, okay। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एड्स की जो बीमारी है वो इस इन्फेक्शन के ज़रिए से आती है। जब चिंपांजी से के साथ ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट हुआ, तो वहाँ से ह्यूमन में एंटर हुआ, और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादातर लोग मारे गए इस बीमारी की वजह से। और ये फैलने भी लगी ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट, और कोई इंट्रावेनस ड्रग यूज़ कर रहा है, या फिर सेम मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, और या फिर विदाउट एनी टेस्टिंग उसका ब्लड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो इसके ज़रिए से आपको इन्फेक्शन फैलने के कई सारे चांसेस हैं। और फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एड्स पाया गया था 1981 में दोस्तों, USA में इसको पाया गया था, रिपोर्ट किया गया था, राइट। और उसके बाद करेंटली आपको 38 मिलियन केसेस हैं अभी प्रेजेंटली। अबाउट 8 लाख पीपल ऑलमोस्ट मर चुके हैं। माफ़ी चाहना कि लाख की स्पेलिंग जो है बाई मिस्टेक लिखी गई है, ओके। और प्रेजेंटली आपको इवन दो कई सारे वैक्सीन भी डेवलप किया गया था। रेट्रोवायरल थेरेपी है, जिसमें आपको जो है ड्रग थेरेपी दी जाएगी, बट यू कैन गेट ए नॉर्मल स्टेट। अभी तो कई सारे WHO प्रोग्राम भी हैं HIV वायरस को लेकर, अभी कंट्रोल करने की कई सारे कोशिश कर रहे हैं। अभी दिस इज़ नॉट एनी मोर ए पैंडमिक डिसीज़, ओके। जब ये पैंडमिक हुआ करती थी तो कई सारे लोग मारे गए थे इसमें, और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो पॉपुलेशन था, जो इस पर 2.5 जो हमने पढ़ा था, 2.5% को भी इन्फेक्ट हुआ था। जैसे हेपेटाइटिस C को इन्फेक्ट किया गया था, सेम पॉपुलेशन अगेन वाज इन्फेक्टेड, बिकॉज HIV के ज़रिए से जो है आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दिया जाता है, ओके। तब जाकर कई सारे बीमारीज भी इन्फेक्ट होते हैं, साथ ही साथ HIV भी आपको इन्फेक्ट होता है, तो डेथ रेट क्या है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज चिकनगुनिया दोस्तों। दिस वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1952 इन तंजानिया, और ये एक मस्कीटो के ज़रिए से आपको फैलने को देखने को मिलता है कि एडीज मस्कीटो हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह से आपको सिमिलर टू कोरोना वायरस आपको दिखेगा ये वायरस, बट एनी हो यहाँ पे आपको स्पाइक प्रोटीन नहीं आएंगे। और जो डेंगू बीमारी इससे पहले जो फैला करती थी, उसका एक रिलेटिव आप मान सकते हैं, ओके। सो रिलेटिव, रिश्तेदार मिलकर इंसानों को लूट लिया और ज़्यादातर जो है आपको इनका इम्पैक्ट ट्रॉपिकल रीजन अराउंड द इंडियन ओशन, ज़्यादातर इसके केसेस पाए गए हैं, और इंडिया में भी आपको कई सारे केसेस पाए गए हैं दोस्तों। और यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम इटाली में इसको देखा गया था 2014 में, ओके। और ये कोई इतना फैटल डिसीज़ नहीं है, सो इट विल नॉट शो एनी क्रॉनिक सिम्टम्स लाइक कोरोना वायरस। ये आपको क्यूर कर सकते हैं, वॉट एवर द वैक्सीन दे आर यूजिंग फॉर द डेंगू फीवर, उसी वैक्सीन यूज़ कर आप इसका चिकनगुनिया को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको कब आइडेंटिफाई किया गया था ये पूछ सकते हैं, कौन से कंट्री में इसको पाया गया था वो पूछा जा सकता है आपको, और उस मस्कीटो का नाम क्या है ये भी आपको पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जीका वायरस, ओके। तो जीका वायरस युगांडा में इसको आइडेंटिफाई किया गया था इन 1947, और उसके बाद ह्यूमंस में आपको ट्रांसमिट हो गया था 1952। सेम डेट है ऑलमोस्ट आपको चिकनगुनिया, एंड ये दोनों कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, युगांडा एंड तंजानिया, ओके। और ये भी जो है एडिस मस्कीटो से ही फैला हुआ है, बट इट इज़ नॉट कह सकते हैं पैंडमिक नहीं है ये, बिकॉज इट इज़ वॉज कन्फाइंड टू द इक्वेटोरियल बेल्ट। तो इक्वेटोरियल बेल्ट में क्या क्या कंट्रीज आते हैं, आपको ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तंजानिया, बोट्सवाना, युगांडा, ऐसे सारे कंट्रीज़ में इसको पाया गया था। इवन सम काइंड ऑफ ट्रेसिंग इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज 2015 में एक मेजर आउटब्रेक भी हुआ था ब्राज़ील में, ओके। सो इस बार जो हुआ था, री एमर्ज हुआ था, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आया था ये, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ओके। तो साइंटिस्ट को समझ नहीं पाए थे पहले कि हालांकि तो स्ट्रक्चर इसका जीका वायरस ही है,
बट दे आर क्रिएटिंग मेनी कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोस को नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से कई सारे मिसकैरेज भी हो चुके हैं, तो री इमर्ज होना शुरू हो चुका था। नेक्स्ट एबोला वायरस, आपने कई बार सुना होगा, हमारे केरला स्टेट में भी इसको पाया गया था। तो फर्स्ट टाइम इसको अपीयर हुआ था 1976 में दोस्तों, ओके। इसका आउटब्रेक हुआ था साउथ सूडान में और नियर एबोला रिवर के पास, तो इसी रिवर के नाम पे इसको वायरस का नाम रख दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिछले कई सारे एसएससी एग्जाम्स में भी इसको पूछा गया था कि एबोला वायरस का नाम कौन से रिवर पे रखा गया था, रिवर का नाम भी सेम है। और पहली बार साउथ सूडान में इसके कई सारे एक्टिविटीज़ पाए गए हैं। 2014-16 की बात करें तो एक सीवियर आउटब्रेक भी हो गया था वेस्टर्न अफ्रीका में, और 18-19 में तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक बड़ा कंट्री माना जाता है अफ्रीका में, तो सारे कंट्री इसके चपेट में आ चुका था। कि बेसिकली ये फैलता कैसा है, ये आपको बैट्स के ज़रिए से फैलता है। जो फ्रूट बैट्स रहते हैं, जो तरह तरह के फ्रूट्स जो रहते हैं, एप्पल, गावा, तो वहाँ पे फ्रूट बैट्स बाइट करने के ज़रिए से ये वायरस फैल चुका है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो रहा है विद 50% मोर्टेलिटी, ओके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और केरला में भी कई सारे केसेस को हमने देखने को मिले हैं। उसके बाद लासा फीवर है, तो ये लासा जो है फीवर आपको वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये आपको रोडेंट से फैलते हैं, रोडेंट इन द सेंस रैट्स, ओके। जब भी कोई रैट का एक्सक्रीटा या फिर कोई रैट डिकम्पोज हो जाता है मर के, तो वहाँ पे अगर कोई ह्यूमन कांटेक्ट हो, वहाँ पे अगर कोई फूड या हाउस होल्ड आइटम्स रखा जाएगा, तो इवन दो वी क्लीन्ड एंड ऑल, बट वी कैन नॉट सी दिस वायरस विद नेकेड आई। तो अगर एक बार अगर वायरस एंटर हो जाए इस फूड आइटम्स में, ज़्यादातर आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेंगे। वहाँ पे तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की जाती है, और उनके जो ग्रेन स्टोर्स रहते हैं वहाँ पे अक्सर रैट्स रहते हैं, कई सारे रैट्स वैसे ही मर जाते हैं, तो उनका एक्सक्रीटा या फिर उनके डिकम्पोजिशन पार्टिकल्स अगर ये फूड से मिक्सअप हो जाएंगे, तो दिस फीवर विल ट्रांसफ़र इनटू द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ओके। सो इसका एक बड़ी अजीब बीमारी है दोस्तों, क्योंकि 80% ऑफ द पीपल विल हैव नो सिम्टम एट ऑल। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर इस बीमारी है, और इसकी मोर्टेलिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले तो 15% हुआ करती थी, अभी इट हैज़ बीन इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 20 to 25%। ये भी बहुत चिंताजनक बात है, तो इस फीवर को भी कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो निपा वायरस, आपने देखा होगा, ये भी जो है केरला में पाया गया था निपा वायरस। ये भी आपको बैट्स और पिग्स के ज़रिए से इन्फेक्ट होता है इंसानियत को। इन्फेक्शन इसका पहला रिकॉग्नाइज़ किया गया था 1999 में, जहाँ पे कई सारे जो पिग रेयरिंग फार्मर्स हैं उनके अंदर ये बीमारी को पाई गई थी मलेशिया में। और उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश 2001 में कई सारे केसेस पाए गए। जैसे मैंने आपको अभी बताया 2018 का ही बात ले लीजिए, 2-3 साल पहले ही कोझीकोड में इसका आउटब्रेक भी हुआ था, 21 लोगों की मौत भी हो चुकी थी, बहुत ही चिंताजनक। और कई सारे नर्सेस जो इनको बचाने वाले थे वो भी इस बीमारी के चपेट में आकर मर चुके थे। एक फेमस किताब भी आई थिंक पब्लिश हुई थी, जो एक नर्स लिख रहे थे अपने ड्यूरिंग, उनको पता चल गया था कि इस वायरस की वजह से शी इज़ गोइंग टू डाई। तो बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट भी रहा है इस बीमारी से, बट एनी हाउ अभी तो इतना कुछ फैला नहीं है, उसको रोक दिया गया है। कई सारे ऐसे कि वैक्सीन को डेवलप कर दिया गया है। एक्सेप्ट कोरोना वायरस, ये जितने भी वायरसेस री एमर्ज हो रहे हैं, इतना आपको पैंडमिक साबित नहीं हुए। नेक्स्ट हो गया प्रायन डिसीजेस। देखिए, प्रायन डिसीजेस ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया से फैल रहे हैं। ये एक दैट ब्रेन डिसीज़ आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर किसी को अफेक्ट करती है ना, तो ये न्यूरो का जो ट्रांसमिशन है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ये वेरी रेयर डिसीज़ है, इसका नाम इन्होंने कुरू और VCJD नाम रखा है। पहली बार इसको देखा गया था 1982 में, ओके। सो 1982 में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, उस पर एक अजीब सी डिजेनरेटिव जो चेंजेस पाए गए हैं। तो पहली बार इसको फाइंड आउट किया गया था बाय स्टैनली प्रोजाइनर। स्टैनली प्रोजाइनर के ज़रिए से इस बीमारी को ईजाद हुआ है। और नथिंग बट आपको ऐसे प्रोटीन चेंजेस होंगे, इंटरनल होगा है, ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ओके। सो इंटरनल आपको प्रोटीन चेंजेस किए जाएंगे, एक प्रॉपर डिजेनरेटिव डिसीज़ क्रिएट हो गई ह्यूमन बीइंग में। और नेक्स्ट मैड काउ डिसीज़ के नाम से भी आपने जाना होगा। ये भी जब भी आप इन्फेक्टेड कैटिल का अगर मीट कंज्यूम करते हैं तो आपको भी इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस इज़ बेसिक अबाउट द प्रायन डिसीज़। उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जो पहले हमने पढ़ा था निपा वायरस, इसका ओरिजिन, इसका वायरस का नाम, कहाँ पे पहले केसेस पाए गए थे, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। तो री इमर्जिंग बायो टेररिज्म भी हो सकता है, बिकॉज ड्यू टू बायो टेररिज्म लैब एक्सीडेंट की
ज़रिए से भी कई सारे बीमारी री इमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि 1984 में जो साल्मोनेला इन्फेक्शन री इमर्ज हुआ था और कई सारे लोगों को भी इन्फेक्ट हो गया था, 750 पीपल इन यूएसए। तो ये एक्चुअली ये ऐसा बीमारी वायरस नहीं है जो कोई किसी जानवर से या किसी एनिमल से आया हो, ये ड्यू टू द लैब एक्सीडेंट्स जहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये इवॉल्व हुआ है। और 2001 में अगर आप देखें तो 22 केसेस ऐसे पाए गए हैं एंथ्रैक्स के। जब एंथ्रैक्स को डायग्नोस किया जा रहा था तो बाई मिस्टेकनली इट वाज इन्फेक्टेड इन न्यू जर्सी। और 1978 में एक ब्रिटिश मेडिकल फोटोग्राफर हैं जो उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, और ये पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जो कि लैबोरेटरी एक्सीडेंट की वजह से जो वायरस फैल गया था इनके ज़रिए से ये लोग मरे थे। सो दिस इज़ अबाउट फ्यू टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल में भी मेंशन किया गया था। तो आप इसके ओरिजिन्स के बारे में, इनके डेट्स के बारे में, इनके वायरस के नाम के बारे में आप याद रख ले सकते हैं। स्टार्टिंग जो मैंने मेंशन किए वो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, यू कैन स्किप दिस प्रियॉन डिसीजेस, नॉट मोर इम्पॉर्टेंट टू दैट। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।